Assalamu alaikum. This is Salman Ajmi. Welcome to Doctor Talks. Coming to the point, I was just watching my video about Norwegian license and it feels comfortable to know that बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा हुआ और बहुत सारे लोगों के जो सवाल थे उनके जवाब उनको मिल गए. Still, there are many questions that I could not answer. लेकिन मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए थे और उन सारे सवालों को मैं अभी दोबारा से पढ़ रहा था तो मैंने उनको समराइज़ करके 5 सवालों के अंदर जो है वो समराइज़ किया है. और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे तो आपके बहुत सारे जो आपके सवालात हैं या जो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस वो सॉल्व हो सकती हैं. तो पहला सवाल जो मुझे अभी समझ आया था वो ये कि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि वी आर अंडर एप्लीकेशन प्रोसेस एंड आवर यूनिवर्सिटी डज़ नॉट इशू नंबर ऑफ आवर्स फॉर क्लिनिकल रोटेशन ड्यूरिंग स्टडी पीरियड. और ये वाकई एक जनरल प्रॉब्लम है क्योंकि जहाँ से जो हमारे जो जहाँ से हमने पढ़ाई की है यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, ये सारे जो ममालिक हैं यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अभी भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में पेपर वर्क होता है और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो काफ़ी कंजर्वेटिव होते हैं क्योंकि उनका एक फॉर्मेट वहाँ पे बना होता है, पेपर्स जो भी सारे होते हैं और वो फॉर्मेट को चेंज करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है. उनको नहीं समझ आ रहा था कि क्यों करना है, फॉर्मेट चेंज क्यों करवा रहा है कोई. तो मुझे भी जो जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी वहाँ पे भी जो है वो ऐसे ही एक फॉर्मेट बना हुआ था कि वो नंबर ऑफ आवर्स नहीं मेंशन करते थे. तो उनको थोड़ा समझाया कि भाई नंबर ऑफ आवर्स क्यों चाहिए और उससे कोई जो है वो आपकी कोई फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा बल्कि उन्होंने नंबर ऑफ़ डेज़ लिखे हुए, नंबर ऑफ़ वीक्स लिखे हुए, उसको कन्वर्ट करके एक कॉलम नंबर ऑफ़ आवर्स का बना दें. तो थोड़ी सी उनसे बात करके जो है वो काम हो गया और फिर प्रिंसिपल ने जो है उसको साइन कर दिया था. तो मेरे पास एक मैंने गूगल करके एक जो है वो देखा था कि किस तरह से फॉर्मेट बना सकता है. वही मैंने उनके सामने जो है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को दिखाया कि भाई इस तरह बनाना है और उन्होंने जो है वो बना दिया था इजीली. तो उनको बस थोड़ा समझाना पड़ता है कि क्या आप क्या चाह रहे हैं एक्चुअली और क्यों चाह रहे हैं. तो बहुत आसान होता है. नंबर ऑफ़ आवर्स आप ख़ुद भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर ऑफ़ डेज़ यूजुअली जो है वो दिया हुआ होता है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके अंदर. तो वो डेज़ को आप जो है वो कैलकुलेट करके नंबर ऑफ़ आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क लेकिन उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है. दूसरा सवाल ये था कि इज़ इट नेसेसरी टू टेक नॉर्वेजियन लैंग्वेज एग्ज़ाम बिफोर टेम्पररी लाइसेंस. नो, इट्स नॉट नेसेसरी टू टेक नॉर्वेजियन लैंग्वेज एग्ज़ाम क्योंकि नॉर्वेजियन लैंग्वेज एग्ज़ाम जो रिक्वायरमेंट है वो आपके परमानेंट लाइसेंस के लिए है. टेम्पररी लाइसेंस के लिए नॉर्वेजियन लैंग्वेज एग्ज़ाम जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है. तो आपको ज़रूरत नहीं है टेम्पररी लाइसेंस के अप्लाई करने के लिए, नॉर्वेजियन लैंग्वेज एग्ज़ाम देने के लिए. वंस वी गेट अ टेम्पररी वीज़ा कैन वी गेट वर्क एज अ डॉक्टर. ये काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा है और बिल्कुल आप जब आपको टेम्पररी लाइसेंस मिल जाए डॉक्टर का देन यू कैन वर्क एज अ डॉक्टर. लेकिन प्रॉब्लम ये है नॉर्वे में या किसी भी स्कैंडिनेवियन कंट्री में कि वहाँ पे लैंग्वेज सीखे बगैर आप काम हेल्थ डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते. बहुत मुश्किल होता है. कम से कम आपकी इतनी लैंग्वेज हो जिससे यहाँ के जो लैंग्वेज सिस्टम जो जिसे कहते हैं A1 A2 B1 B2 या फिर यूनिवर्सिटी के लेवल पे 3 2 तो उसमें B1 या B2 लेवल तक आपकी जो है वो नॉर्वेजियन लैंग्वेज हो, स्पीकिंग में भी, राइटिंग में भी और जो है आप उसको समझ भी सकते हो. किसी से आप कम्युनिकेट कर रहे हो ऑब्वियसली तो आपको समझ भी आ रहा हो कि दूसरा आदमी क्या बोल रहा है और आप उसको क्या समझाना चाह रहे हैं. तो इस वजह से लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी लोगों को जो है मुश्किल होती है. मुझे भी हुई थी जब मैं यहाँ पर आया था और जब मैं लैंग्वेज सीख रहा था तो उस वक्त मैंने काम किया था एज अ होम नर्स. होम नर्स भी नहीं होता वो एक्चुअली हमारे यहाँ हमारे मुल्क में उसे वार्ड बॉय कहते हैं पाकिस्तान में, जहाँ पे जो है वो दूसरे मरीज़ों की जो है वो दवाएं दे रहा है, उनको इंजेक्शन जो है वो दे लगा रहा है या फिर उनके कपड़े चेंज कर रहा है, उनके डायपर्स चेंज कर रहा है, ये सारे काम. लेकिन आप हेल्थ डिपार्टमेंट में एंटर हो जाते हैं और ऑब्वियसली जब आप किसी मुल्क में जाते हैं, किसी नए मुल्क में जाते हैं और जो स्ट्रगल करनी पड़ती है. तो अगर आपने सोचा हुआ है कि आपने नॉर्वे आना है और यहीं रहना है और यहीं पे काम करना है then you have to be optimistic, you have to be realistic and you have to struggle. तो हेल्थ सिस्टम में एंटर होने के लिए होम नर्सिंग इज़ अ गुड चांस. वहाँ से आप एंटर होते हैं, वहाँ से आपको पता चलता है कि नॉर्वे का हेल्थ सिस्टम किस तरह काम करता है और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह काम जो है वो बनता जाता है. फिर आपको जो है वो उसी ओल्ड होम में डॉक्टर की जॉब भी मिल सकती है. उसके अलावा आपको जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में जैसे कि जब मैंने अपनी दूसरी वीडियो में समझ बताया था कि नॉर्वे का हेल्थ सिस्टम जो है वो डिवाइड हुआ हुआ है सेकेंडरी और प्राइमरी हेल्थ सिस्टम के अंदर. तो प्राइमरी हेल्थ सिस्टम के अंदर ओल्ड होम्स होते हैं या फिर जीपी होता है. तो उस तरह के जो है वो काम मिल सकता है. और फिर रेजिडेंसी
जब आपकी जो है वो परमानेंट लाइसेंस हो जाए, आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाए, तो आप रेसिडेंसी के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबर्ब्स में स्पेशली नॉर्थ नॉर्वे के अंदर जो है वहाँ पे जॉब इजीली मिल सकती है, ओल्ड होम्स के अंदर, या फिर रेसिडेंसी में भी। रेसिडेंसी में यूजुअली जो है वो कंपटीशन ज़्यादा होता है, लेकिन ओल्ड होम्स में, सबर्ब्स में ईजिली जॉब मिल जाती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है अकेले रहना, या टफ़ वेदर आप जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर नॉर्वे के सबर्ब्स यानी नॉर्थ में जाके आप जो है वो ओल्ड होम्स में काम कीजिए। चौथा सवाल, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गेट फाइनल लाइसेंस? इट डिपेंड्स कि आप जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कितनी देर में पूरी करते हैं, क्योंकि यूजुअली जो है वो 3 साल कहते हैं कि इन 3 सालों में आपने रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। लेकिन टेम्परेरी लाइसेंस मिलने के बाद यूजुअली की रिक्वायरमेंट होती है लैंग्वेज की, वो आपको पूरी करनी है। फिर जो है वो नेशनल फॉग, जिसमें जो है वो नॉर्वे का हेल्थ सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, और जो मेडिसिन कैलकुलेशन होती हैं वो सारी जो है वो पढ़ाई जाती है, उसका एग्ज़ाम देना होता है, वो एक टाइम टेकिंग पीरियड है। इसके अलावा फिर जो है वो एक फॉक प्रेव है, यानी एक ओस्की टाइप एग्ज़ाम होता है, जिसमें जो है वो स्टेशंस होते हैं तकरीबन 10 से 12 स्टेशन। उसमें जो है वो जैसे फाइनल मेडिसिन में एग्ज़ाम्स होते थे कि मेडिकल के इंटरनल मेडिसिन भी है, जनरल सर्जरी भी है, थोड़ा सा गायनी भी है, थोड़ा सा ऑर्थोपेडिक्स भी है, थोड़ा सा पीड्स भी है। तो ये सारे जो है वो स्टेशंस होते हैं, और उसमें ओरल भी होता है, यानी कम्युनिकेट करना होता है आपको, डमी पेशेंट बेस्ड होता है, रिटन भी होता है। तो ये थोड़ा सा टाइम क्रेविंग होता है, टाइम टेकिंग पीरियड होता है। और उसके बाद अगर वो नॉर्वे का हेल्थ डिपार्टमेंट जो आपसे कहता है कि रिक्वायरमेंट आपके रखता है कि आपको इंटर्नशिप भी करनी है, तो अगेन इट्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो हर जगह इंटर्नशिप नहीं मिलती। और बहुत लोगों का ये फिर प्रॉब्लम होता है कि इंटर्नशिप पेड हो या ना हो, तो वो भी पेड नहीं होती इंटर्नशिप, तो काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन इंटर्नशिप 2 जगह आमतौर पे जो है वो दी जाती है, यानी उसकी रिक्वायरमेंट रखी जाती है, साइकेट्री में और जनरल फिजिशियंस के साथ। तो उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह किसी वीडियो में। लेकिन ये कि इंटर्नशिप, फॉग प्रेव है, नेशनल फॉग और लैंग्वेज टेस्ट, इन 4 चीज़ों का आपने पूरा कर लें, जितना जल्दी पूरा कर सकते हैं, उसके बाद आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा। यूजुअली वो 3 साल देते हैं, लेकिन आप 3 साल से पहले भी कर सकते हैं। और अगर 3 साल में पूरा नहीं हो रहा, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे 1 साल या 1.5 साल या 2 साल और दे दो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो डिपेंड्स कि आप कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं और आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन के, कैन वी डू रेसिडेंसी आफ्टर गेटिंग फाइनल लाइसेंस? Yes, obviously you can do residency after getting final license of doctor, and that is the aim for most of the doctors कि आप रेजिडेंसी प्रोग्राम में जल्द से जल्द एंटर हो जाएं और फिर आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाए। मैं अभी जो है वो एक रेजिडेंसी प्रोग्राम में हूँ। यहाँ के रेजिडेंसी सिस्टम जो है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह के आपके रेजिडेंसी सिस्टम जो है वो चलते हैं, रेजिडेंसी प्रोग्राम्स कैसे चलते हैं, उसमें किस तरह एंटर हो सकता है इंसान, और उसको किस तरह जो है वो कंटिन्यू किया जा सकता है। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनेगी। लेकिन येस, यू कैन डू रेसिडेंसी आफ्टर गेटिंग योर फाइनल लाइसेंस ऑफ एज ए डॉक्टर। आई होप कि इन सवालों के जवाब से आपको फ़ायदा हुआ होगा, और आपकी जो क्वेरीज़ हैं उसका आंसर आपको मिल गया होगा। अभी भी नहीं मिलता तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें, कमेंट करें। मेरा थोड़ा सा बिजी लाइफ शेड्यूल है, इस वजह से मैं सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जब भी कोई मुझे टाइम मिलता है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करके सारे सवालों को जवाब दूंगा। अगर नहीं हो सकेगा तो वी विल टेक अ लाइव सेशन, हम लाइव सेशन करेंगे, कोई डेट कोई टाइम डिसाइड कर लेंगे, और उसमें मैं बैठ के आपके सारे सवालों के जवाब जो है वो दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम।